एंथैल्पी चेंजेस में जरूर ये देख लेना, मैं न्यूट्रलाइजेशन जो कर रहा था उसकी जो एक्सपेरिमेंट थी कि आपका पॉलीस्टाइरीन कप होता है, उसमें आप अपना सोल्यूशन डालते हो, दोनों सोल्यूशन मिलाते हो, थर्मोमीटर वगैरह। तो जो चीजें लाइक याद करने की थी या रिमेंबर करने की थी वो वापस से यहाँ पे डिस्कस हुई नहीं, उनके क्वेश्चन यहाँ पे डिस्कस हुए हुए हैं। बट इट्स जस्ट दैट कि यू शुड नो दैट फ्रॉम योर दैट एएस एज वेल, कि भाई एएस में अगर हम रीजंस लिखते थे कि भाई व्हाई आर देयर प्रॉब्लम्स फॉर इनएक्यूरेसी, वो क्या है, फिर हमारी क्या असम्पशन होती, लिखा हुआ सब इस पीडीएफ में, यू विल फाइंड एवरीथिंग, यू विल फाइंड क्वेश्चंस डन फॉर ऑल द टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस, सो आपको वो मिलेगा। लेकिन हाँ एक नजर जरूर मार लेना ताकि पता हो, हेसिस लॉ आपको आनी चाहिए, ठीक है, हेस साइकिल आपको बनानी आनी चाहिए, हेस साइकिल जरूर आ सकती है इधर, ठीक है। यू शुड नो हाउ आई एम गोइंग टू कैलकुलेट दी थिंग, अगर मुझे क्यू आ गया तो मैं इसको किलो जूल पर मोल में कैसे कन्वर्ट करूंगा। तो ये काइंड ऑफ थिंग्स आपको पता होना चाहिए। एंथैल्पी चेंज ऑफ न्यूट्रलाइजेशन में 1 मोल ऑफ वाटर होता है, तो आप डिवाइड करते हो बाय मोल्स ऑफ वाटर। और अगर मैं कंबशन की बात कर रहा हूँ तो ऑब्वियसली इसमें क्या होता है, इसमें यू डिवाइड बाय द मोल्स ऑफ व्हाटएवर इज बर्निंग, बिकॉज इट इज पर मोल ऑफ द थिंग दैट इज बीइंग बर्न्ड। तो फिर हम जो इधर जो क्यू निकालते हैं और फिर उसको किलो जूल पर मोल में कन्वर्ट करेंगे, तो हम उसका मेक श्योर ये करेंगे कि हम उसको डिवाइड करें बाय द मोल्स ऑफ व्हाटएवर थिंग इज बर्निंग, ठीक है। उसका पैटर्न ज्यादातर यूं दिखता है, इसी तरीके से बना आता है। तो इसी के अब आपने ये देखने एंथैल्पी चेंज, ये है आपका एएस का एक टॉपिक विच आता है, काफी दफा आता है पेपर में, हमने अभी भी देखा इसमें, इस ही पेपर में भी उन्होंने किया, उसका पहला वाला क्वेश्चन एंथैल्पी चेंजेस पे ही था, ठीक है। फिर आपके पास नेक्स्ट चीज क्या थी, ये तो एंथैल्पी चेंजेस में सारा करवाया है, रेट ऑफ रिएक्शन, ठीक है। तो रिएक्शन काइनेटिक्स A2 का जरूर देख लेना, ठीक है। आप अभी P4 दिया, ऐसा नहीं होगा कि भूले हुए होगे साइज, हो सकता है एक नजर देखना पड़े, हो सकता है एक भी नजर ना देखना पड़े। तो जस्ट रिमेंबर कि भाई रेट कैसे निकाला जाएगा, और आपकी एक, अगर मैंने आपको टेबल दिया हुआ हो तो इससे आप ऑर्डर कैसे डिटरमिन करते हो, एंड सो फॉर, बहुत सारी चीजें आपने देखनी है। फिर ग्रेडियंट के हवाले से फिर हम रेट कैसे निकालते हैं, ऑल ऑफ दैट, हैव अ लुक एट दैट, हैव अ लुक एट दीस क्वेश्चंस, ठीक है। इंशाल्लाह यू वॉन्ट बी रिक्वायरिंग एनीथिंग मोर देन दिस पीडीएफ। हाँ, लेकिन कहीं कहीं मैंने बात लिखी है, इसको रिविजिट कर लो, इसको देख लो, इफ इट बिट कंफ्यूज्ड जो है वो क्या कहते हैं, हाफ लाइफ रिव्यू, यस ऑब्वियसली यू हैव टू रिव्यू दैट, तो इसमें हाफ लाइफ की भी क्वेश्चंस हैं, तो वो उसको देख लेना। इफ यू फील लाइक आई नीड टू, इफ यू लाइक आई एम ओके विद दिस, आई एम अंडरस्टैंडिंग ऑल ऑफ द क्वेश्चंस, एंड दैट्स परफेक्टली ओके, फिर आपको नहीं। फिर इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री कुछ सवाल आ जाते हैं, इलेक्ट्रिसिटी केमिस्ट्री के मैंने कुछ सवाल करवाए हैं। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के लिए जरूर ये एवोगाड्रोस कांस्टेंट वाला देख लेना, ठीक है। लुक एट दी एवोगाड्रोस कांस्टेंट वाली चीज, सो दैट यू आर नॉट कंफ्यूज अगर कल कोई ऐसा सवाल आ जाता है। वैसे मुझे नहीं लग रहा, looking at the papers that have been coming, I don't think it's going to be a hard P5 for chemistry, but I am not exactly sure, मैं कोई श्योरिटी के साथ नहीं बोल सकता, लेकिन आई थिंक इट विल बी सिंपल, जैसा अभी हमने अभी पेपर किया ना ये वाला विंटर 2052, ऐसा ही कुछ होगा। एक ग्राफ का सवाल होगा और एक सिंपल दूसरा सवाल होगा, और सिंपल क्वेश्चन में ही मोस्ट प्रॉब्ली चीजें आपके लिए बहुत सारी डिफाइंड होंगी, क्योंकि फरवरी मार्च 24 में भी कोई ज्यादा खास कोई मुश्किल चीज नहीं आएगी। यस यूसरा, आई थिंक दैट शुड बी मोर देन इनफ मेरा बच्चा, दैट शुड बी मोर देन इनफ, ठीक है। बाकी कलरीमेट्री वगैरह वगैरह ये आपके पास आपको दिया हुआ है। हाँ बस दुआ दुआ करो कि जो है वो मोल्स और स्टोइकियोमेट्री ना है, बाकी सब। जी मरियम एक सेकेंड, सर थर्मोमीटर का बल्ब कैसे सेट करते हैं, मतलब शुड इट टच द कंटेनर, तो थर्मोमीटर का बल्ब शुड नेवर टच द कंटेनर, कभी भी कंटेनर को टच नहीं करता थर्मोमीटर का बल्ब, ठीक है। अब उसको सस्पेंड करने के तरीके होते हैं, जैसे मतलब क्लैंप कर दो उसको, ठीक है, तो क्लैम्प कर दो दैट्स इट। लेकिन हम ज्यादातर जब हम एंथैल्पी चेंज के पैड बना रहे होते तो हम उसमें कम उसमें क्या कहते हैं, ये क्लैम्प वगैरह बनाते नहीं, ठीक है, बिकॉज वो बहुत ज्यादा हो जाएगा। तो हम थर्मोमीटर, क्योंकि पॉलीस्टाइरीन कप है, पॉलीस्टाइरीन कप में आप क्लैम्प भी लगाओ, ये भी करो वो भी करो, तो इसकी बस अपैरेटस देख लो कैसे बनता है। बस ये पता होना चाहिए कि आपने जब ड्रॉ करना है तो आपने कभी भी बल्ब को टच नहीं करवाना विद द साइड ऑफ द कंटेनर, ठीक है। और हो सकता है किसी क्वेश्चन में पूछ लिया आपसे, तो आपको पता होना चाहिए, ठीक। अच्छा दानियाल, डिड यू सेंड मी, रीजन क्या है, रीजन ये है कि जब तुम कंटेनर की वॉल से टच करोगे तो वो कंटेनर का टेम्परेचर देगा इंस्टेड ऑफ द सोल्यूशन का टेम्परेचर, ठीक है नी। तो सोल्यूशन के टेम्परेचर की जगह वो कंटेनर के वॉल्स का टेम्परेचर देना शुरू हो जाएगा, व्हिच यू डोंट वांट, यू वांट द सोल्यूशन का टेम्परेचर, ठीक है। सो देयरफॉर मेक श्योर टू ऑलवेज सस्पेंडेड इन द सोल्यूशन एट ऑल टाइम्स। अच्छा लुकिंग एट द मार्च 24 पेपर, इट आल्सो डज नॉट सीम दैट हार्ड, looks easy for that matter of fact, at least looks easy to me। तो सोच समझ के अगर क्वेश्चन को सही तरीके से पढ़ोगे तो मोस्ट प्रॉब्ली फिर इतना इशू नहीं होगा।
होपफुली कल ऐसे ही सवाल आएगा कि कल दो ऐसे सवाल आएंगे जो आपने सिर्फ सोच समझ के बस पढ़ने हैं और फिर अटेम्प्ट करना है। एंड लाजिमन अपैरेटस वगैरह जरूर देख लेना, ठीक है, पता होना चाहिए ब्यूरेट का इस्तेमाल हो रहा है, पेपेट का इस्तेमाल हो रहा है। वॉल्यूमेट्रिक वाला क्लास में जो क्वेश्चन आपको बताया है वो आएगा ही आएगा, ठीक है, एक सवाल 3 मार्क का वो आ ही रहा है, एटलीस्ट 3 मार्क, 4 मार्क्स का भी आता है कभी कभी, तो वो जरूर देख के जाना, ठीक है। 30 में से 4 मार्क्स तो मैं कंफर्म बता रहा हूँ कल ये सवाल आएगा। सर डू वी यूज ब्यूरेट टू ऐड 1 cm³ ऑफ इंडिकेटर? नो। देखो इंडिकेटर है ना लकी, इट्स एन इंडिकेटर, इंडिकेटर एक्सेस में भी हो गया लकी, या इंडिकेटर हल्का सा कम भी हो गया लकी, सो इट इज नॉट दैट मच ऑफ अ प्रॉब्लम। सो मे बी यू यूज फॉर दैट यूज एन आई ड्रॉपर, दैट्स इट। क्योंकि 1 cm³ है, बहुत कम है, तो एक आई ड्रॉपर या ड्रॉपर, आई ड्रॉपर तो नहीं होगा खैर, माय बैड, आई ड्रॉपर नहीं होता केमिस्ट्री में, ड्रॉपर होता है, ड्रॉपर लिख दो, ड्रॉपर आप इस्तेमाल कर लो, दैट्स इट। अब फॉर एग्जांपल तुम्हारे पास इसी में ऐसा भी हो सकता था कि फॉर एग्जांपल लकी व्हाट यू हैव इज मे बी यू हैव, आप एस्टरिफिकेशन कर रहे हो और उसमें कैटलिस्ट क्या है, H2SO4 है, ठीक है। अब H2SO4 का लिखा हुआ भाई तुम्हें 10 cm³ डालना है सोल्यूशन में, उसके लिए अब क्या इस्तेमाल, अब उसके लिए ऑब्वियसली ड्रॉपर तो बहुत इम्प्रैक्टिकल हो जाएगा, ड्रॉपर में तो बहुत ही कम जाता है वॉल्यूम, तो फिर उस केस में तो मेजरिंग सिलेंडर इस्तेमाल कर लो, राइट, बिकॉज मेजरिंग सिलेंडर वंस अगेन यू डोंट नीड दैट टू बी वेरी एक्यूरेट, एक्सेस में वो हल्का सा कम भी हो तो दैट डज नॉट मैटर। लेकिन अगर कोई ऐसी चीज है जिसका बिल्कुल एग्जैक्ट करना है, जैसे हमने जब ये क्वेश्चन डिस्कस कर रहे थे अभी हम, व्हेन वी वर डिस्कसिंग दिस, ये वाला, तो अब इसमें देखो, इसमें आई नीड अ वेरी वेरी स्पेसिफिक वॉल्यूम ऑफ 12.5 cm³। अब इसके लिए ब्यूरेट ही इस्तेमाल करना पड़ेगा, इसके लिए मैं मेजरिंग सिलेंडर इस्तेमाल नहीं कर सकता वरना मेरा खराब हो जाएगा मामला, सो आई नीड टू यूज ब्यूरेट, ब्यूरेट से थ्रू ही मैं 12.5 cm³ मेजर आउट करूंगा, और वो फिर मैं करूंगा अपना काम उसके साथ। अगर ये 25 cm³ होता तो फिर बहुत अच्छा होता, मैं पेपेट इस्तेमाल कर लेता, अगर 10 cm³ होता मैं पेपेट इस्तेमाल कर लेता, अभी 12.5 है तो इसलिए मुझे ब्यूरेट लिखना पड़ रहा है। अच्छा, now the problem with the March 24 paper is that this paper is, yep, P5 इतना लंबी नहीं होते सर। लास्ट सवाल क्लेरिफाई करेंगे ना, कब कर्व का बेस्ट, नहीं, कर्व का और उसका क्लेरिफाई नहीं करेंगे, जब वो चाहेंगे तुमसे कि तुम स्ट्रेट लाइन ऑफ बेस्ट बनाओ, तब लिखा हुआ क्वेश्चन में स्ट्रेट लाइन ऑफ बेस्ट बनाओ, ठीक है। लेकिन अगर नहीं बताया हुआ कि कौन सी लाइन ऑफ, सिर्फ ये लिखा हुआ है लाइन ऑफ बेस्ट बना दो, और तुम्हारे पॉइंट्स जो हैं वो कुछ ऐसे हैं, अब डेफिनेटली मरियम यू कैन सी दैट दिस इज मोर अप्रोप्रिएट टू बी ड्रॉन एज अ कर्व इंस्टेड ऑफ अ स्ट्रेट लाइन, ठीक है, कोई भी स्ट्रेट लाइन इसको तरीके से मैप नहीं करी। लेकिन अगर इसी में मरियम तुम्हें बोला हुआ है कि भाई इसका तुमने स्ट्रेट लाइन ऑफ बेस्टवर्ड बनानी है, तो तुमने फिर जबरदस्ती इसकी स्ट्रेट लाइन ऑफ बेस्टवर्ड बनानी पड़ेगी, चाहे जो भी करके, ठीक है। बट जनरली स्पीकिंग बस इस बात का ख्याल रखो कि लाइन ऑफ बेस्ट फिट अगर लिखी हुई है तो स्ट्रेट लाइन भी हो सकती है, कर्व भी हो सकता है, डिपेंड्स ऑन योर पॉइंट्स, पॉइंट्स को देख के अंदाजा करना मुझे क्या बनाना। और अगर ये लिखा हुआ है स्ट्रेट लाइन ऑफ बेस्ट फिट बनाओ, तो चाहे अगर उसमें कर्व भी बन रहा हो तुम स्ट्रेट लाइन ऑफ बेस्ट फिट बनाओ, ठीक है। अच्छा, सी वाटर कंटेन्स अबाउट 20 ग्राम पर डेसीमीटर क्यूब ऑफ फ्लोराइड आयन Cl नेगेटिव एक्वस, ठीक है, इतना ये कंटेन करता है हमारे क्लोराइड आयंस। The exact concentration of Cl minus in sea water can be determined by titration with aqueous silver ions using aqueous potassium chromate K2CrO4 as indicator. When aqueous silver nitrate is added to a sample of seawater, silver ions react with chloride ions to form a precipitate of silver chloride. When all of the Cl minus has reacted with Ag plus, the presence of the unreacted Ag plus is directed by chromate ions, a red precipitate of Ag2CrO4 solid is seen. ठीक है, the amount of Ag plus can be carried in order to remain the concentration of Cl minus in this and platinum का। तो हो क्या रहा है, पहले ये Ag plus लेंगे, कहां से आ रहा है वो AgNO3 से आ रहा है, AgNO3 को रिएक्ट करते हैं पहले क्लोरीन के साथ, ठीक है, जो भी हमने सी वाटर ली उसकी कॉन्सेंट्रेशन निकाली तो हमने डाला क्लोरीन के साथ, हमारे पास AgCl सॉलिड बन जाएगा। रह जाने वाले जो यानी पीछे जो Ag प्लस बचेगा, यानी ये एक्सेस में होगा, AgNO3 एक्सेस में होगा, Cl नेगेटिव कम क्वांटिटी में होगा, तो पीछे रह जाने वाला जो हमारा Ag प्लस होगा उसको फिर हम क्रोमेट आयंस का रिएक्ट करके हम फिर उसकी टाइट्रेशन वगैरह करके जो भी रिडॉक्स टाइट्रेशन करते थे हम उसके थ्रू Ag प्लस की कॉन्सेंट्रेशन निकाल लेंगे, मोल्स निकाल लेंगे, फिर हम ये निकाल लेंगे इनिशियल क्या था एंड सो ऑन सो फॉर्थ, सारी स्टोइकियोमेट्री करके सवाल करेंगे। अब हो सकता है इस क्वेश्चन में स्टोइकियोमेट्री करना हो सकता है नहीं करना पड़े, लेट्स सी। यूज अ वेइंग बोट to weigh by difference approximately 10.6 grams of AgNO3 into a 100 centimeter cube glass beaker. हमने 100 cm क्यूब के ग्लास बीकर में 10.6 ग्राम AgNO3 कर लेने हैं by using a weighing boat and weigh by difference method, ठीक है। Use the sample of AgNO3 in the glass beaker to prepare 250 cm cube of AgNO3 aqueous। जो आपने AgNO3 इस्तेमाल किया उसका 250 cm cube का सॉल्यूशन बना है। Transfer the solution into a dark brown glass bottle, label the solution X।
collect a sample of C whereby difference अभी बताता हूँ, रिवाइज करवाता हूँ उसको. Collect a sample of sea water and remove any solid material present. Filtration कर दो. Transfer 100 cm cube of the sea water into a conical flask. Add 1 cm cube of K2CrO4 to the conical flask. Rinse the burette in preparation for the titration. Fill the burette with solution X. Slowly add solution X to the conical flask until the white precipitate turns red. This is the end point. ठीक है. अच्छा, आगे चलते हैं. Describe how the student should carry out step 1. Include a table in your answer to show how this process is recorded. तो अगर आपको याद हो, ये वे बाय डिफरेंस मेथड है. वे बाय डिफरेंस में क्या करते थे, आप पहले अपनी वेइंग बोर्ड का मास लोगे, इनिशियल मास क्या है, उसमें फिर आप डालोगे अपना AgNO3, तो आपके पास नया मास आ जाएगा. फिर जब आप ये AgNO3 ट्रांसफर करोगे किसी चीज में, फिर वेइंग बोर्ड का दोबारा से मास लिया जाता है. याद है कि आपने पहले वेइंग बोर्ड में अपनी चीज डाली, जो 7 का मास था वो रिकॉर्ड कर लिया. फॉर एग्जांपल वो आ रहा है लेट्स से 20.6 ग्राम्स. फिर आपने वेइंग बोर्ड से ट्रांसफर कर दिया उसको जहां भी आपने ट्रांसफर करना था, और पीछे रह जाने वाला मास अब आ रहा है आपके पास 10 ग्राम्स. तो ये वे बाय डिफरेंस मेथड कहलाता है कि भाई तुमने 20.6 माइनस 10, तुमने बेसिकली 10.6 ग्राम्स ट्रांसफर करे हैं. ठीक है, तुमने 10.6. तो हम क्या करते हैं, हम पहले जो है वो वी फिल इट अप विद द थिंग, वेइंग बोर्ड में अपनी चीज डालते हैं जो हमें डालनी थी, वो डाल लेते हैं, फिर सब कुछ ट्रांसफर करते हैं, वी ट्रांसफर इट ऑल, एंड जो उसके बाद मास आता है उनको सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं, एंड देन वी फाइंड आउट व्हाट इज द डिफरेंट पीरियड. इसे कैसे के ले लें, फिर विद सॉलिड ले लें. दुआ वैसे भी कर सकते हो, लेकिन दैट इज अ मच वर्स मेथड देन दिस मेथड. दिस इज मच मोर बेटर, क्योंकि हो सकता है दुआ, हो सकता है तुमने मेजर आउट किए, लेट से तुमने 10.6 ग्राम्स तुमने डाले इसमें, ठीक है, और इसका इनिशियल खुद का मास जो है वो क्या था, 10 ग्राम्स था. सही है. अच्छा, तुमने जब इसमें डाले और तुम्हें पता चल गया ठीक है अब ये मास जो है वो 20.6 ग्राम्स आ रहा है, लेकिन दुआ ऐसा हो सकता है कि तुमने जब ट्रांसफर कर दिया बाहर उसमें से, तो कुछ पार्टिकल्स उसके पीछे रह गए हो, और इस चीज का मास क्या आ रहा हो, इस चीज का मास आ रहा हो 10.5 ग्राम्स. यानी दुआ, अब अगर तुम ये करोगे कि मैं इनिशियली मेजर कर लूं, तो 20.6 माइनस 10 करोगे, अगर हम इनिशियल वाले हिसाब से करेंगे तो उस हिसाब से 10.6 ग्राम ट्रांसफर हुए. ठीक है, हमने इसको काउंट नहीं किया कि उसमें पीछे क्या रह गया, लेकिन अगर तुम इसको अकाउंट फॉर करोगे कि भाई पीछे कितना रह गया, तो तुम फिर और एक्यूरेटली निकाल सकती हो कि 20.6 माइनस 10.5, यानी हकीकत में सिर्फ 10.1 ग्राम्स पास हुए हैं, 0.5 ग्राम्स उसी डिश में रह गए हैं, वो ट्रांसफर नहीं हो पाए. और ऐसा बहुत दफा होता है, राइट, दिस हैपेंस अ लॉट. एरर काफी हद तक रिड्यूस होता है, मतलब आएगा हल्का फुल्का ही डिफरेंस बीच दोनों वैल्यूज के बीच में, लेकिन दिस इज अ मच मोर बेटर मेथड कि भाई ट्रांसफर करने के बाद फिर उसका मास कर लो वे, ताकि तुम्हें अंदाजा रहे कि भाई तुमने कितने एग्जैक्टली एक्चुअली ट्रांसफर किया. ठीक है. अच्छा, सो लेट्स जो है वो राइट दिस डाउन के put the AgNO3 in the weighing board and weigh it. सही है, वेगी स्पेलिंग, weigh it. Then क्या करना था AgNO3 का आगे, उसको ट्रांसफर करना ना उसके कॉनिकल फ्लास्क में इनटू अ ग्लास बीकर. ठीक है, देन ट्रांसफर AgNO3 and reweigh empty weighing board. ठीक है, अब इसका बोला हुआ इसका टेबल भी बना दें, तो टेबल भी हम बना दें, कोई मसले की बात नहीं है. टेबल में हम क्या लिखेंगे, टेबल में मेरे ख्याल से हमें 3 कॉलम चाहिए होंगी. ठीक है, फर्स्ट व्हाट आई नीड टू डू इज आई नीड द मास ऑफ AgNO3 प्लस द weighing board. ठीक है, देन आई नीड द मास ऑफ एम्प्टी weighing board एंड देन आई नीड द मास ऑफ AgNO3 ट्रांसफर्ड. ठीक है, तो ये क्या है, दिस इज मास ऑफ AgNO3 प्लस weighing बोट. ठीक है, ये जरूर मेक श्योर करना कि यहाँ पे ये डालो, सिर्फ हेडिंग नहीं डालनी, उसका तो यूनिट भी डालना है. डोंट फॉरगेट दिस. अगर कोई टेबल बनाने को आया उसके साथ उसके तो आपने यूनिट्स भी लिखने हैं कि ग्राम्स में है, किलोग्राम्स में है. किलोग्राम में तो खैर नहीं होता इन केमिस्ट्री,
ग्राम्स में हो गया, सेकंड है तो सेकंड्स लिखना जरूर, और सो एंड सो फॉर्थ। ठीक है, मनाल ऑप्शनल है, वो कर सकते हो, लेकिन रिडंडेंट हो गया ना वो चीज, तुम बार बार जो है वो पहले एम्प्टी वेइंग बोर्ड, फिर इसका लो, फिर एम्प्टी वेइंग बोर्ड का, फिर उसका फॉर, तो एक ही दफा में मास ऑफ एजी वेइंग बोर्ड ले लो, फिर मास ऑफ एम्प्टी वेइंग बोर्ड ले लो, ये भी ग्राम्स में, और फिर हमारे पास आ जाएगा मास ऑफ AgNO3 ट्रांसफर्ड। मेरा बच्चा मरियम, केमिस्ट्री में क्योंकि ग्राम्स में ही पूछ जाती है ज्यादा चीजें, तो उसमें ट्रांसफर उसमें चेंज नहीं करते हैं। बेसिकली जो हमारे केमिस्ट्री में जो फॉर्मूलाज है ना, जैसे मोल वाला जो फॉर्मूला है, उस वो बना हुआ ही ग्राम्स के लिए है, इट्स नॉट मेड फॉर किलोग्राम्स, सो दैट्स व्हाई यू कीप इट इन ग्राम्स इन दैट केस। हो सकता है कभी चेंज करना पड़ जाए किलोग्राम्स में, लेकिन वैसे जब भी हम ग्राम्स में करते हैं तो हम मोल्स वाला ही फॉर्मूला इस्तेमाल करते हैं, तो वो ग्राम्स में लेता है। ठीक है, जब भी वो आप मास करोगे तो ग्राम्स में ही लेता है वो, तो इसीलिए आपको पूरी देखोगे, आप पूरी केमिस्ट्री में ग्राम्स 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 चल रहा है, हालांकि ऐसा यूनिट उसका किलोग्राम्स। अच्छा, describe how the student should prepare 250 cm cube of AgN3 in step 2 starting with, right? So I hope this is clear। 100 cm cube वो ऑलरेडी बना चुका है, ठीक है, उसने ये जो उसने क्या कहते हैं 10.6 ग्राम था AgN3, उसने 100 cm cube में डाल दिया। तो भाई आप लिख दो सबसे पहले भाई उसको अच्छी तरह स्टिर कर लो, स्टिर इट, ठीक है। फिर आप क्या करो कि आप ये जो क्या कहते हैं 250 cm cube इसकी कॉन्सेंट्रेशन लिखी हुई है, नहीं कुछ नहीं कहा, तो बस वॉल्यूमेट्रिक। अब देखो इसमें अब स्टेप्स क्या होंगे, अब इसमें स्टेप्स उसको ध्यान से सुनना, इसमें स्टेप्स ये होंगे कि भाई आपने पहले तो स्टिर कर लो उसका जितना, फिर आप उसको वॉल्यूमेट्रिक फ्लास्क में भेज दो, टू फिर आपने उसमें पानी डालना है, सॉरी वॉल्यूमेट्रिक फ्लास्क में डाल दो, फिर ट्रांसफर वॉशिंग ऑफ द स्टिरर, देन मेक इट 250 cm क्यूब एंड मेक श्योर यू यूज द ड्रॉपर टू मेक इट सो दैट कि भाई जब आप एंड पॉइंट तक पहुंच लो 250 cm क्यूब वाले मार्क तक पहुंचे तो आपका बिल्कुल रूल जो है वो करेक्ट हो। ठीक है, अब इसमें वो वाला पॉइंटर नहीं है कि भाई तुम मोल्स कैलकुलेट करके दिखाओ, कि मास कैलकुलेट करके दिखाओ या वॉल्यूम कैलकुलेट करके दिखाओ कि भाई वॉल्यूम कितना चाहिए और ये कितना चाहिए क्या नहीं, इसमें वो पार्ट नहीं है। उसमें उन्होंने पहले ही बना दिया भाई 10 पॉइंट्स, इसको 100 cm में डाल के बोल रहे हैं भाई 250 cm, हमने इसको बस डाइल्यूट करना है, तो हम बस वॉल्यूमेट्रिक क्लास में आगे इसको डाइल्यूट कर रहे हैं। ठीक है, ड्रॉपर वाली बात ये है सिंपली कि जब तुम वॉल्यूमेट्रिक फ्लास्क इस्तेमाल कर रहे हो, वॉल्यूमेट्रिक फ्लास्क लुक समथिंग लाइक दिस, इट्स लुक समथिंग लाइक दिस। इसमें यहाँ पे ना एक मार्कर होता है, जिस पेपर में भी होता है, एक लाइन एक रिंग बनी हुई होती है, ठीक है, सो इसमें भी यही मार्कर होता है। अब बेसिकली ये है कि मरियम जब तुम पानी डाल रही हो इसमें, ठीक है, तो क्या होगा कि पानी आता जाएगा आता जाएगा आता जाएगा। अब क्लोजर टू द एंड मरियम, जस्ट मेक श्योर यू यूज अ ड्रॉपर, ताकि तुम ड्रॉप वाइज डालो, ताकि तुम्हारा पानी ड्रॉप वाइज और बस इस लेवल तक भरे, क्योंकि अगर तुम ऐसे ही किसी बोतल से या किसी भी मेजरिंग सिलेंडर से डाल रहे हो तो चांस है कि तुम्हारा इससे ऊपर चल जाए, एंड दैट वुड बी डिजास्टर्स। तुम्हें इससे ऊपर नहीं करना, तुम्हें बस इधर तक ही करना है, तो ड्रॉपर से डालोगे टू दैट इट्स एंड। मोल्स वाला पॉइंट दुआ, मोल्स वाला पॉइंट बेसिकली ये था कि जैसे हमने लास्ट क्वेश्चन में भी डिस्कस किया, तो इधर मुझे कैलकुलेशन करके बतानी पड़ी उसको कि भाई तुम्हें कितना वॉल्यूम चाहिए। इस क्वेश्चन में वो वॉल्यूम या वो मास की कैलकुलेशन नहीं थी, समझ रहे हो इस बात को, कि ज्यादा क्वेश्चन होता है ना कि भाई अगर मास से मैं तो पहले निकलवाता है कि भाई मास कितना चाहिए तुमको या वॉल्यूम कितना चाहिए, अगर वॉल्यूम से बना रहा है सोल्यूशन, तो इस क्वेश्चन में वो पार्ट नहीं है, दैट्स इट। ठीक है, तो वो सिर्फ इसमें ये पूछ रहा है आपसे कि आप ट्रांसफर करो वॉल्यूमेट्रिक फ्लास्क में, ठीक है जी, वॉल्यूमेट्रिक फ्लास्क में ट्रांसफर उसकी वॉशिंग ट्रांसफर करो, ठीक है जी, उसको 2 के ऊपर बनाओ और आई ड्रॉपर वो ड्रॉपर इस्तेमाल करके इसको कर सकते हैं। Suggest why solution X is kept in a dark brown glass bottle in step 3 rather than a colorless glass bottle। अच्छा, solution X क्या है हमारा, AgNO3 है, 250 cm cube AgNO3। सिल्वर नाइट्रेट को सूरज में क्यों नहीं रखते, why do we keep it in a dark brown glass bottle, why not in colorless bottle? NO2 not NO2, AgNO3 को हम सूरज में क्यों नहीं रख सकते, do you know that? पता है किसी ने इससे आज से पहले? So the reason for that is AgNO3 decomposes in sunlight. ठीक है, I want to share an important fact with you। हो सकता है आपने कहीं अब पढ़ते पढ़ाते आप you might have come over the fact, नहीं कोई भी NO3 नहीं, AgNO3 सिल्वर नाइट्रेट, ठीक है, सिल्वर के कंपाउंड्स। You might have come over the fact, आपको शायद ये पता हो कि फोटोग्राफिक फिल्म्स, जो पुरानी फोटोग्राफिक फिल्म उनमें सिल्वर के कंपाउंड इस्तेमाल होते हैं, ये कहीं पढ़ा है?
आई होप ओ लेवल्स में कहीं पढ़ा हो, आई एम प्रीटी श्योर प्रेसिपिटेशन जब सॉल्ट बना रहे थे तो उसमें एक पार्ट होता था कि भाई आपको बताते थे कि फोटोग्राफिक फिल्म में जो है वो सिल्वर के कंपाउंड इस्तेमाल होते हैं। सिल्वर के कंपाउंड्स क्या होते हैं, सिल्वर के कंपाउंड स्पेशल कंपाउंड, सनलाइट पड़ती है ना वो डिकम्पोज कर जाते हैं, ठीक है। तो AgNO3 भी एक ऐसा ही कंपाउंड है, इसमें सनलाइट पड़ती है तो डिकम्पोज कर जाता है। सिल्वर के कंपाउंड में होती है खूबसूरती, तुम सनलाइट पड़ती है टूट जाते हैं, ठीक है। तो दैट्स वाई सिल्वर के कंपाउंड्स को ज्यादातर हमारे केस में हम सिल्वर नाइट्रेट इस्तेमाल करते हैं बहुत ज्यादा फ्रीली इन अ केमिकल लैब। तो बस उसमें उसमें बस हमें ये याद रखना है, डार्क ब्राउन ग्लास में इसको क्यों रखना है, वरना ही डिकम्पोज कर जाएगा अगर सनलाइट इसमें पड़ी। सजेस्ट हाउ सॉलिड मटेरियल शुड बी रिमूव फ्रॉम सी वाटर इन स्टेप 4। तो भाई स्टेप 4 में हाउ डू आई रिमूव द सॉलिड मटेरियल, फिल्टर। और फिर इसको लिखें क्या 1 मार्क के लिए कि भाई हमें 1 मार्क पूरा पूरा मिल जाए। फिल्टर द थिंग विद फिल्टर पेपर मे बी, इज दैट ओके? I think that looks okay. Filter using a filter paper and a filter funnel and so on and so forth. ठीक है, sieve भी use कर सकते हैं, you can also write a sieve, ठीक है। हाँ, तो you should write के use a filter paper slash sieve। फिर क्या है, identify the most appropriate piece of equipment that you would use to transfer 10 cm cube of sea water from the dark brown bottle to a conical, है एक सेकेंड, there seems to be a very wrong typo over here, ठीक है, यहाँ पे कुछ गलत लिख दिया इन लोगों ने। ये नहीं आना चाहिए यहाँ पे, सी वाटर डार्क ब्राउन बॉटल में नहीं था, सी वाटर आपने बाहर से ही निकाला है किसी और जगह से, ठीक है। हाँ वो तो ये गलत लिखा हुआ है। तो ट्रांसफर 10 cm क्यूब सी वाटर टू अ कॉनिकल फ्लास्क इन स्टेप 5 यू गोइंग टू यूज अ पिपेट, ठीक है जी। पिपेट याद रखना, 10 cm क्यूब 25 cm क्यूब का पिपेट्स मिल जाते हैं। एड 1 cm क्यूब ऑफ K2CrO4, तो मेरे ख्याल से लकी ने यही पूछा था, तो यू कैन यूज अ ड्रॉपर फॉर दैट, राइट, ड्रॉपर इस्तेमाल कर लेंगे। राइटिंग अ मेजरिंग सिलेंडर वुड बिकम वेरी वेरी इम्प्रैक्टिकल। सिरिंज भी लिख सकते हो, बिल्कुल सही है, यू कैन आल्सो राइट मरियम अ सिरिंज एज वेल। अच्छा, chromate 6 ions are known to be carcinogenic. State what precaution should be used other than wearing safety goggles. So make sure, so we can say do not dispose of in the drain। फिर क्या पूछा हुआ है, स्टेट व्हाट द ब्यूरेट शुड बी रिंज्ड विद इन स्टेप 7, ये लिखा हुआ। अच्छा वेयरिंग, हाँ ठीक है, यू कैन यूज ग्लव्स एज वेल, सही सही, तो ग्लव्स लिख दो, यस। मेक श्योर इट डज नॉट, या ग्लव्स लिखो कि ग्लव्स इस्तेमाल करो, एंड या फिर ये लिख दो कि मेक श्योर यू वॉश योर हैंड्स वेरी वेरी थरली आफ्टर डूइंग द, क्योंकि कार्सिनोजेन है कि आपके हाथ में थोड़ा सा भी रह गया, आपने खाना पीना खाया अंदर गया, आपको कैंसर होने का काफी ज्यादा चांस हो जाएगा, ठीक है। सो डू नॉट डिस्पोज ऑफ द ड्रेन, वेयर ग्लव्स, वॉश योर हैंड्स आफ्टर डूइंग द होल एक्सपेरिमेंट। वैसे तो नॉर्मली रिकमेंड तो हाथ धो के ही निकलना है, ऐसे नहीं निकलना। तो दीज कैन ऑल बी आंसर्स ओवर हियर। Then state what the burette should be ranged with in step 7। स्टेप 7 में हम क्या कर रहे हैं, स्टेप 8 में हम क्या कर रहे हैं, हम ब्यूरेट में x डाल रहे हैं, we're putting solution x, so rinse a burette in preparation। अगर हमने ब्यूरेट में x डालना है तो हम x से ही रिंस करेंगे ब्यूरेट को, राइट, सो दैट अंदर अगर आपने, ये भी होता है कभी बार हम पहले पानी से करते हैं, पानी से करने के बाद फिर मैं सोल्यूशन x से करूंगा। द रीजन फॉर दैट इज कि भाई ब्यूरेट के अंदर x ही हो, अगर थोड़ा बहुत भी एक्स बचना है उसमें से धोने के बाद तो जाहिर बात है कुछ पार्टिकल्स अडहेर कर जाते हैं। पानी से धोते कोई भी चीज तो सुखाने के लिए रखना पड़ता है क्योंकि उसमें कुछ ना कुछ पानी रह जाता है, इसी तरह ब्यूरेट में भी। तो ज्यादा बेटर यही है कि आप ब्यूरेट को एक्स से ही धो डालो, ठीक है, यूज अ लिटिल बिट एक्स एंड रिंस इट विद दैट, सो दैट उसकी वॉल्स पे जो भी कवरिंग वगैरह है वो एक्स से ही हो जाए, ताकि एक्स से ही हमारा मसला और कोई पानी वानी कोई पार्टिकल नहीं। सो गोइंग टू से सॉल्यूशन एक्स। अच्छा, देन the student obtains the result shown in table 1.1, ठीक है, रफ टाइट्रेशन है उसके पास, टाइट्रेशन 1 है, टाइट्रेशन 2 है, टाइट्रेशन 3 है, कंप्लीट टेबल 1.1, तो ये क्या हो जाएगा 23.40, ये क्या हो जाएगा 45.75 minus 23.40, that is 22.35, then this is 22.60 and that is 45.05 minus 22.60, ठीक है, so he's getting 22.45। अच्छा, अब मैं एवरेज किन दोनों वैल्यूज को इस्तेमाल करके निकालूंगा,
which two values should I use to work out the average? 2 and 4, 2 and 4 मतलब titration 1 and titration 3, ठीक है जी. These are the concordant readings. ये हमारी क्या है? These are our concordant readings. ठीक है, ये गलती मत कर बैठना. प्रॉब्लम क्या है? वी कैन सी दैट रफ टाइटर इज एक्चुअली मच मोर बेटर देन द कॉन्कॉर्डेंट रीडिंग्स, बट द प्रॉब्लम इज रफ टाइटर. रफ टाइटर को हम कभी भी नहीं लेते, चाहे अगर तो ये एक्यूरेट भी आ गया ना बिल्कुल, मतलब अगर आप देखोगे दोनों का एवरेज निकालोगे तो बिल्कुल रफ टाइटर की ही वैल्यू आएगी. तो इसने रफ टाइटर बहुत अच्छा किया है, लेकिन हम कभी भी फिर भी रफ टाइटर को नहीं लेंगे एवरेज निकालने के लिए, ये याद रखना. ठीक है, सो द एवरेज इज गोइंग टू बी 22.35 plus 22.45 divided by 2, so you're going to get 22.40. ठीक है, use the mean titer from H2 to calculate the concentration of chloride ions of sample present in sea water. Assume the mass of solid silver nitrate used in step 2 was 10.62 grams. ठीक है, अच्छा, अब बेसिकली अब इसको करने के लिए हमें एक्सपेरिमेंट को दोबारा से देखना पड़ेगा उसने करा क्या है. व्हाट्स द बेसिक थिंग दैट्स हैपनिंग. Slowly add solution X to the conical flask until the white precipitate turns red. This is the end point. यार इधर ना मुझे ऐसा पता नहीं क्यों लग रहा है यार. I think they messed up the story a bit. That seems wrong. See water the exact concentration when aqueous silver nitrate is added to the sample of when all of the amount of Ag plus reacting with Cl minus in the sample of sea water can be calculated. अच्छा, okay. What I think is happening, कुछ गड़बड़ करी है वैसे क्वेश्चन को लिखते हुए ना, या तो बाद वाला टाइप हो या यहाँ पे, यहाँ मुझे लग रहा है यहाँ पे टाइप हो है बेसिकली, यहाँ पे मसला क्या, या वो चीज मेंशन करना भूल गया. पहले आपने 10.6 ग्राम AgNO3 वे कर लिए, वो हमने देख लिया कैसे वे करा से. फिर उसने इसका सोल्यूशन बना दिया 250 cm क्यूब का. ठीक है, ही मेड अ 250 cm क्यूब सोल्यूशन ऑफ AgNO3. ओके, अंडरस्टूड, सी बात है, कोई मसले की बात नहीं है. अच्छा, ट्रांसफर दिस सोल्यूशन इनटू डार्क ब्राउन ग्लास बॉटल. ओके, ये भी हमें पता गया. Collect a sample of sea water and remove any solid material present. Okay. What I think they mean over here is put this in dark brown bottle. मेरे ख्याल से उन्होंने ये मिस कर दिया यहाँ पे लिखना कि सी वाटर कलेक्ट करने के बाद उसके बाद उसके अंदर से रिमूव एनी सॉलिड मटेरियल करने के बाद आपने इसको डार्क ब्राउन बॉटल में डाल दिया. ठीक है, तो वो उसके बाद ही सेंस बन रहा है. फिर क्या है, ट्रांसफर 10 cm क्यूब ऑफ सी वाटर इनटू द कॉनिकल फ्लास्क. ठीक है, अब 10 cm क्यूब सी वाटर कहां से आएगा कॉनिकल फ्लास्क में हमें ट्रांसफर करना है? वो डार्क ब्राउन बॉटल से लिया हमने, डार्क ब्राउन बॉटल से लिया, फिर हमने उसमें ये डाला, क्योंकि देखो टाइट्रेशन तो इन दोनों की होगी. सिल्वर इज गोइंग टू टाइट्रेट, सो आई एम प्रीटी फेयरली श्योर कि इन्होंने कोई भंड मारा है यहाँ पे, ये लिखना भूल गए हैं. ठीक है, व्हिच सीम्स वेरी वियर्ड विद रिगार्ड्स टू नो, देयर इज नॉट टू डार्क बॉटल्स, इट्स द सेम डार्क ब्राउन बॉटल. यानी मतलब जिसमें तुमने AgNO3 का 250 cm क्यूब बनाया है ना, सही है, उसी में ही तुमने जो है वो ये सी वाटर अपने डाल दिया. यू हैव पुट दैट सी वाटर इन इट. वो करने के बाद फिर तुम 10 cm क्यूब का पोर्शन लेते हो उस डार्क ब्राउन बॉटल में से और उसके अंदर उसको फिर टाइट्रेट करते हो विद K2Cr2O4. ठीक है, आई थिंक दिस इज व्हाट इज हैपनिंग. अच्छा, नहीं नहीं नहीं, वेट वेट, आई एम डूइंग दिस रॉन्ग, आई एम रीडिंग द क्वेश्चन रॉन्ग. सही है, इसका मतलब ये नहीं है. ठीक है, समझ गया, देयर इज नथिंग रॉन्ग विद दिस क्वेश्चन. आई एम रीडिंग द क्वेश्चन रॉन्ग. बता, देयर इज नथिंग रॉन्ग. सॉरी सॉरी, माय बैड. अच्छा, कुछ गलत नहीं है इसमें, इसमें जैसा ये लिखा हुआ है इसमें ये नहीं लिखा हुआ चाहिए था, यहाँ नहीं लिखा हुआ चाहिए था. दिस शुड नॉट बीन ओवर हियर. सही है. अच्छा, तो इट्स प्रीटी सिंपल नाउ. ये यहीं पे ही टाइप हुआ, यही टाइप हुआ इसका मतलब. ठीक है, तो वहीं पे ही टाइप हो, यहाँ पे गलत लिखा. अच्छा, कुछ भी नहीं है, सिंपल है क्वेश्चन. डार्क ब्राउन बॉटल में आपका AgNO3 पड़ा हुआ है, ठीक है, और सी वाटर आपके पास आपने फिल्टर करके रख लिया एक जगह, और आपके पास K2Cr2O4 है. ठीक है, आपने क्या किया, आपने कॉनिकल फ्लास्क में पहले वो सी वाटर का 10 cm क्यूब का पोर्शन डाल दिया पिपेट के थ्रू. ठीक है, यूज्ड पिपेट फॉर दैट. आपने यहाँ पे हमने डिस्कस किया, आपने पिपेट इस्तेमाल करा. पिपेट फिर आपने कॉनिकल फ्लास्क में डाल दिया. कॉनिकल फ्लास्क में फिर आपने अपना ये इंडिकेटर डाल दिया, जो आपका इंडिकेटर है. सही है, इंडिकेटर डालने के बाद आपने फिर क्या किया, आपने एक ब्यूरेट में सोल्यूशन X डाला, सोल्यूशन X से भरा उस ब्यूरेट को, और फिर आपने ब्यूरेट से क्या किया है, आपने अपनी एंड पॉइंट ऑफ टाइट्रेशन ढूंढ ली. अच्छा, slowly add solution X to the conical flask until the white precipitate turns red. This is the end point. ठीक है, ये हमारा एंड पॉइंट है.
जी जी, सोल्यूशन एक्स बिल्कुल उसका ही है यार। थोड़ा सा ना अजीब सा ही लिखा हुआ है क्वेश्चन, खैर। तो बेसिकली ओके, नाउ व्हाट इज हैपनिंग। नहीं नहीं, ये इंडिकेटर तो मैं फिनोफ्थलीन का पता चला, मिथाइल ऑरेंज का, दैट्स इट, और कोई इंडिकेटर कर दो, ठीक है। फिनोफ्थलीन और मिथाइल ऑरेंज का याद कर लो बस, दैट्स इट। अच्छा, नाउ व्हाट इज हैपनिंग इज बेसिकली टाइट्रेशन कर रहा है ये, ठीक है। ये जो है वो सिर्फ इंडिकेटर है, दिस इज ओनली द इंडिकेटर, ठीक है। ये जो क्वेश्चन आपको दी हुई है इसके हिसाब से आपने कोई स्टोइकियोमेट्री नहीं करनी, बिकॉज यू डोंट हैव द मोल्स ऑफ दिस, यू डोंट नो इसकी कॉन्सेंट्रेशन क्या थी। ये सिर्फ इंडिकेटर है, ठीक है। सिर्फ ये होगा कि जब Ag प्लस और ये रिएक्ट कर जाएंगे, क्लोराइड कंप्लीटली खत्म हो जाएंगे, तब Ag प्लस रिएक्ट करेगा विद दिस और आपके पास रेड प्रेसिपिटेट आ जाएगा, आपका इंडिकेटर कलर दे देगा, राइट। सो दिस 1 cm cube K2CrO4 इज ओनली योर इंडिकेटर, दिस इज ओनली फॉर इंडिकेशन, दिस इज फॉर नथिंग एल्स, राइट। अच्छा, अब हमें क्या पता है, आई नो द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ AgNO3, वी नो दिस, वी नो दिस, राइट। क्योंकि देखो ये तो मैंने खुद बनाया, मैंने ये खुद जानबूझ के बनाया, 10.6 ग्राम डाले मैंने 250 cm क्यूब में। आई पुट 10.6 ग्राम्स ऑफ AgNO3 इन 250 cm क्यूब ऑफ वाटर। तो मुझे कॉन्सेंट्रेशन पता है अपने AgNO3 की, ठीक है। और मेरे पास अपना टाइट्रेशन इस्तेमाल करके आई कैन वर्क आउट द मोल्स ऑफ AgNO3 दैट वर रिक्वायर्ड एज वेल। और फिर मैं क्या कर सकता हूं, यूजिंग बैलेंस्ड इक्वेशन आई कैन वर्क आउट द मोल्स ऑफ क्लोराइड। क्लोराइड कितने थे मेरे पास, और फिर क्या करना है हमने, बस फिर उसकी कॉन्सेंट्रेशन निकालें, ठीक है। तो सबसे पहले तो ये करते हैं, लेट्स फर्स्ट वर्क आउट दी concentration of AgNO3 prepared. What was the concentration that we prepared initially? वो कैसे पता चलेगा, वो ऐसे पता चलेगा क्योंकि भाई आपने 10.6 ग्राम्स डाले कहां पे, 2 cm क्यूब में, सो वी गोइंग टू वर्क दैट आउट। अच्छा, 10.6 अगर मास को मोल में करना हो तो क्या करते हैं, डिवाइड बाय mr करते हैं। सिल्वर नाइट्रेट का mr क्या होगा, एक काम करते हैं इसको जल्दी से कर लेते हैं। So 169.9, I believe. So that's coming out to be 169.9 mass upon mr यार, that will give me the moles, और फिर moles divided by the volume। volume क्या है आपका, हमने volume कितना बनाया था, 250 cm क्यूब बनाया था। So that shall be 250 into 10 to the power minus 3, and you get your concentration of AgNO3 that was prepared. So let's calculate this out jaldi se, 10.6 divided by 169.9 divided by 250 into 10 power minus 3. This is 0.2566 moles. Oh, mole per dm cube. ठीक है, कॉन्सेंट्रेशन इसके AgNO3 की ये थी। अब जाहिर बात है, जब आपने एक दफा सोल्यूशन बना लिया 250 cm क्यूब का, अब मैं इसका 10 cm क्यूब का पोर्शन लूं या 20 cm क्यूब को लूं या 30 cm क्यूब को लूं, उन सबकी कॉन्सेंट्रेशन यही होगी। एक सोल्यूशन बनाने का, एक स्टैंडर्ड सोल्यूशन बनाने का फायदा ये होता है कि भाई आप इसके जितने भी पोर्शन लेते जाओगे उन सबकी कॉन्सेंट्रेशन उतनी ही होगी, ठीक है। अच्छा, अब क्या हुआ है कि इसने इस सोल्यूशन की मदद से टाइट्रेशन करी है, एंड जो इसको AgNO3 के मोल्स लगे हैं वो हम आराम से निकाल सकते हैं। वी नो दैट दैट कैन बी वर्कड आउट यूजिंग कॉन्सेंट्रेशन इनटू वॉल्यूम। कॉन्सेंट्रेशन क्या है, ये 0.2566, और वॉल्यूम क्या है, ये रहा 22.40 and then into 10 power minus 3. So these are the moles of AgNO3 that are working out to be. So I am getting 5.748 into 10 to the power minus 3 moles. AgNO3 की टाइट्रेशन की बेसिस पे मैंने इतने मोल्स इस्तेमाल कर लिए AgNO3 के। अच्छा, अब इफ यू लुक एट द बैलेंस्ड इक्वेशन, Ag प्लस के जो मोल्स हैं उतने ही मोल्स कितने क्लोराइड के भी हैं, तो 1:1 का रेशियो है। सो देयरफॉर आई नो दैट द मोल्स ऑफ क्लोराइड इक्वल्स टू 5.748 into 10 to the power minus 3। एंड फाइनली मुझे क्या निकालना है, मुझे कॉन्सेंट्रेशन निकालनी है। कॉन्सेंट्रेशन नहायत ही आसान होती है, मोल डिवाइड बाय वॉल्यूम होता है, राइट। अच्छा, मोल्स कितने हैं मेरे पास क्लोराइड के, 5.748 इंटू 10 पावर माइनस 3 है मेरे पास मोल्स क्लोराइड के, और वॉल्यूम कितना था इसका, हमने सी वाटर कितना लिया था, 10 cm क्यूब हमने सी वाटर लिया था, ठीक है। सो लेट्स पुट डिवाइडेड बाय 10 into 10 power minus 3 and you shall work out your concentration. So I am getting 0.578
मोल पर डीएम क्यूब, ठीक है। सो दिस इज कमिंग आउट टू बी 0.57। अच्छा 4 सिग्निफिकेंट ये था, हमने और क्या इस्तेमाल किया है, 250 cm क्यूब, दैट्स वेरी सिग्निफिकेंट और बहुत, ठीक है। सो आई गिव दिस टू 4 सिग्निफिकेंट एज वेल, 0.5748 दे देते हैं उसको। अच्छा स्टेप वन डायरेक्टली, ओके आई एक्सप्लेन दैट, मैं दोबारा से बता देता हूँ इसको। अच्छा दुआ ये बताया हुआ था कि अबाउट बताया हुआ था कि अप्रोक्सीमेटली इतना होता है, ये ऐसी तुम्हें एक जनरल इन्फो दी हुई है दुआ इधर, दे हैव गिवन यू अ जनरल इन्फो ओवर हियर, सही है दुआ, ये आपको दी हुई नहीं है, दिस इज नॉट समथिंग दैट यू विल यूज, दे आर जस्ट सेइंग दैट इट्स यूजुअली दिस, ठीक है। अच्छा मैं देखो वर्किंग क्या करी है, नॉर्मली जब आप टाइट्रेशन करते हो होता क्या है कि आपने जिस चीज की मदद से टाइट्रेशन करी है उसकी कॉन्सेंट्रेशन आपको पता होती है, जैसे HCl की वजह से टाइट्रेशन करो तो उसका लिखा होता है 2 मोल पर डीएम क्यूब HCl, या 1 मोल पर डीएम क्यूब HCl, 0.5 मोल पर डीएम क्यूब लिखा होता है ना। प्रॉब्लम क्या है, अभी जब हम AgNO3 की मदद से टाइट्रेशन कर रहे हैं, AgNO3 की कॉन्सेंट्रेशन आपको नहीं पता थी, ये AgNO3 जिससे आपने ब्यूरेट को भरा है या आपने इसकी खुद कॉन्सेंट्रेशन बनाई है, आपने खुद सोल्यूशन बनाया, तो सबसे पहले तो मैंने ये निकाला कि भाई मैंने AgNO3 की जो कॉन्सेंट्रेशन बनाई है वो कितनी कॉन्सेंट्रेशन दी, तो मैंने क्या किया, पहले जो मेरे पास 10.6 ग्राम मैंने इस्तेमाल करी उसे डिवाइड बाय एमआर किया, डिवाइड कर दिया उसके वॉल्यूम से, ताकि मेरे पास मोल्स आ जाए कि भाई मैंने कितनी कॉन्सेंट्रेशन का सोल्यूशन बना लिया, ये आ गई मेरे पास कि भाई मैंने इतनी कॉन्सेंट्रेशन का मैंने सोल्यूशन बना लिया AgNO3 की। अब मैं क्या कर रहा हूं, मैं इस सोल्यूशन की मदद से टाइट्रेशन कर रहा हूं आगे, राइट। So to work out how many moles of AgNO3 reacted with the chloride ions, Ag plus कितने रिएक्ट करे with chloride ions, मैंने फिर ये कॉन्सेंट्रेशन को मल्टीप्लाई कर लिया विद दिस, क्योंकि ब्यूरेट में ये कॉन्सेंट्रेशन थी और ब्यूरेट का कितना वॉल्यूम इस्तेमाल हुआ, ब्यूरेट में से 22.40 इस्तेमाल हुआ, 250 इस्तेमाल नहीं हुआ। सो मैंने इससे निकाल लिया, मैंने निकाल लिया कि भाई AgNO3 के Ag प्लस के मुझे इतने मोल्स रिक्वायर्ड थे, 1:1 रेशियो, तो भाई इसका मतलब क्लोराइड के भी उतना ही मोल्स हो गए, and then simply mole divided by volume, so this mole quantity chloride की divided by the volume, I get the concentration of my chloride ions, ठीक है, is this clear? अच्छा फिर कह रहे हैं कैलकुलेट द परसेंटेज एरर, तो परसेंटेज एरर कैसे निकालते हैं, अब जो हमारा क्या कहते हैं ये है, इफ यू लुक एट दिस, द स्मॉलेस्ट ग्रेजुएशन जो आपका यस 0.5 हो जाएगा इंटू 2, बेसिकली जैसे 23.40 है 20.60, इन रिमेंबर इन अ ब्यूरेट यू कैन रीड टू 0.10, आप इतना रीड कर सकते हो, सॉरी यू कैन रीड टू दिस मच, इसकी अनसर्टेनिटी क्या हो जाएगी, अनसर्टेनिटी हो जाती है हमारी 0.05, ठीक है, अनसर्टेनिटी होती है और आप रीड इतना कर सकते हो, आप 0.1 तक रीड कर सकते हो, ठीक है। तो बस इस बात का ख्याल रखना, यानी बेसिकली इधर जो वर्किंग होगी वही, जैसे हम जब भी टाइटर निकालते तो फाइनल माइनस इनिशियल करते हैं, वी डू इट फाइनल माइनस इनिशियल, 2 दफा करते हैं उसको, सो देयरफॉर अनसर्टेनिटी लोगे तो 2 मल्टीप्लाई कर लेना, वरना सीधा सीधा रीड 2 वैल्यू ले लो अपनी, तो वी विल जस्ट डू 0.1 डिवाइडेड बाय हमारा टाइटर इन टाइट्रेशन 2 में क्या था 22.60, titration 2 is 22.60 into 100, so we will get our value 0.1 divided by 22.60 into 100, 0.442%, ठीक है। अब कितना है ये, 0.442%, 0.442%, ठीक है। Spectroscopic analysis of the sample of sea water accurately determined the concentration of Cl minus, मीन नहीं लिया मैंने, उन्होंने बोला टाइटर 2 इस्तेमाल कर, ठीक है, इन टाइट्रेशन 2, तो आई यूज द टाइट्रेशन 2 का, सही है मरियम। Spectroscopic analysis of the sample of sea water accurately determined the concentration of Cl minus to be lower than that determined by Ag plus, यानी बोल रहे हैं जब हमने स्पेक्ट्रोस्कोपी इस्तेमाल करी, ठीक है, तो एक्यूरेटली हमने डिटरमाइन किया कि जो कॉन्सेंट्रेशन आ रही है Cl माइनस की वो कम आ रही है जितनी जो स्टूडेंट ने अभी पूरी एक्सपेरिमेंट करी, तो आपसे पूछ रहे हैं सजेस्ट व्हाई द स्टूडेंट मेथड गिव अ हायर वैल्यू, स्टूडेंट का मेथड हायर वैल्यू क्यों दे रहा है आपको, व्हाट डू यू थिंक इज द रीजन फॉर दैट, थोड़ा सा सोचो, ठीक है, एंड आई वांट यू गाइस टू आंसर दिस क्वेश्चन। भाई आपके पास सी वाटर है, आपने सी वाटर में Ag प्लस डाला, एक इंडिकेटर डाला हुआ, इंडिकेटर दिखा रहा है, अब एक्यूरेट वैल्यू जो है वो इस वाली कॉन्सेंट्रेशन से कम है, हमारी कॉन्सेंट्रेशन हायर क्यों आ रही, व्हाट इज द रीजन फॉर दैट, मैंने सुना तो नहीं दिया सबको, वेरी गुड यूसरा, तो सी वाटर मस्ट हैव अदर इंप्योरिटीज, भाई जरूरी तो नहीं है कि सी वाटर में सिर्फ क्लोराइड हो सकता है सी वाटर में ब्रोमाइड भी हो सकता है सी वाटर में आयोडाइड भी हो, राइट।
एंड दैट कुड बी कि वो Ag प्लस से रिएक्ट कर रहा हो, यानी हकीकत में हम तो ये समझ रहे हैं ना भाई Ag प्लस जो है वो सिर्फ और सिर्फ क्लोराइड के साथ रिएक्ट कर रहा है, वी आर ओनली एक्सपेक्टिंग दिस, लेकिन जरूरी तो नहीं है, हो सकता है सी वाटर में और भी चीजें हो जो Ag प्लस के साथ रिएक्ट कर रही हो, एंड मे बी देर मेकिंग इट टेक लॉन्गर फॉर Ag प्लस टू गिव अ कलर चेंज। जब तक वो सारे खत्म नहीं रहते तब तक वो सोल्यूशन का कलर नहीं देता। सो वी गोइंग टू राइट दिस, ठीक है। व्हाट आर वी गोइंग टू राइट? वी आर गोइंग टू राइट maybe yeah, sea water has other impurities that react with Ag plus. Okay, is this clear? कोई प्रॉब्लम इसमें? सो ये फर्स्ट क्वेश्चन है इसका, नॉट दैट हार्ड, बस ये मेक श्योर करना है कि भाई जरूर अपनी स्टोरी समझ लो, स्टोरी लिखी हुई क्या है, स्टोरी समझ लो कि फिर उसके आगे वर्किंग करना आसान होती है। तो जस्ट मेक श्योर द स्टोरी इज अंडरस्टूड एंड क्लियर टू यू। अच्छा, मेरे ख्याल से जो इसका सेकंड वाला क्वेश्चन है उसमें और भी कुछ ऐसी कोई खास चीज नहीं है, वो छोटा ही है ज्यादा भी। तो इसमें कुछ हम कार्ड कर लेते हैं, ग्राफ वगैरह देख लेंगे, ग्राफ में क्या देखने क्या नहीं, ग्राफ अभी बनाएंगे नहीं, बस अभी डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है, ताकि क्लास थोड़ी छोड़ करके आप लोगों को जो रिवीजन वगैरह करना है वो आप लोग कर सको। Ashwin wants to investigate the rate of hydrolysis of methyl methanoate. Hydrolysis investigate कर रहा है. The reaction is catalyzed by dilute hydrochloric acid. The amount of methanoic acid produced as the reaction progresses can be monitored by titration with aqueous sodium hydroxide. ठीक है? Or known concentration using thymophthalene as the indicator. To determine this, the volume of NaOH needed to neutralize H+ from the catalyst needs to be found beforehand. ठीक है? The student uses the following procedure. Add approximately 150 cm³ of iced water to a 250 cm³ conical flask A. Add 200 cm³ of 0.250 mole per dm³ HCl to a 500 cm³ conical flask B. दो conical flask. Conical flask B is the flask in which the reaction takes place. Transfer 2 cm³ of 0.250 mole per dm³ HCl from conical flask B to conical flask A. Carry out a single titration of the contents of the conical flask A with NaOH of known concentration. Add 10 cm³ of methyl methanoate to conical flask B. Swirl the reaction mixture and immediately start the stopwatch. After 1 minute, transfer 2 cm³ of this to conical. अच्छा, अगर मैं समराइज करूं स्टोरी क्या हो रही है, इनके पास दो कॉनिकल फ्लास्क, एक में पानी है, ठंडा पानी, एक में क्या है, एक में आपके पास HCl है, और HCl की बहुत ज्यादा अमाउंट है, 200 cm³ है, सही है। जो कॉनिकल फ्लास्क भी है जिसमें HCl है उसमें रिएक्शन होता है, सही है। द फर्स्ट थिंग दैट दे डिड was they took out this much volume out of the conical flask B और उसको NaOH में डाल दिया, NaOH वाली फ्लास्क में डाल दिया, ताकि आप उसकी टाइट्रेशन करके वर्कआउट कर सको कंसंट्रेशन क्या थी इनिशियल, ठीक है। जस्ट मेक श्योर दैट दिस इज एट 0.250 मोल पर dm³, ठीक है। तो बस बेसिकली शुरू में बस ये हो रहा है कि जो शुरू का भी जो निकाला है इन्होंने पोर्शन, वो सिर्फ चेक करने के लिए निकाला और कोई मकसद नहीं था इसका। फिर उसके बाद क्या किया है, मिथाइल मेथानोएट को उठा के इन्होंने कॉनिकल फ्लास्क बी में डाल दिया, कॉनिकल फ्लास्क बी में उठा के मिथाइल मेथानोएट डाल दिया, पानी में डाला है पहले, हाँ मतलब कॉनिकल फ्लास्क ए में डालते हैं। कॉनिकल फ्लास्क ए क्या है, कॉनिकल फ्लास्क ए इज योर कोल्ड वाटर फ्लास्क, ठीक है, इज द कोल्ड वाटर फ्लास्क। अब उसमें क्या हो रहा है, उसमें कोल्ड क्यों रखा हुआ है, अभी पता चलता है कोल्ड क्यों रखा हुआ है इसको, ठीक है। उसमें डालने के बाद फिर उसकी टाइट्रेशन करते हैं NaOH के साथ, तो दे पुट दैट इन वाटर and they titrated the NaOH to work out the concentration of whatever this HCl was, सही है। फिर क्या करते हैं, 10 cm³ मिथाइल मेथानोएट डालते हैं कॉनिकल फ्लास्क बी में, swirl the reaction mixture, immediately start a stopwatch. After 1 minute, transfer 2 cm³ of the reaction mixture to from conical flask into conical flask A. Carry further single titration to not empty the conical flask, ठीक है। अब क्या हो रहा है, पहला वाला सिर्फ HCl की कांस्टेंट देखी, दूसरे में दूसरा करने से पहले मिथाइल मेथानोएट डाला ताकि वो हाइड्रोलाइज करना शुरू हो जाए, इट स्टार्ट्स हाइड्रोलाइजिंग, ठीक है। हाइड्रोलाइज करना शुरू हो जाए, वो HCl उसको कैटलाइज कर रहा है उस रिएक्शन को, तो हाइड्रोलाइज करना शुरू हो जाए, ठीक है। 1 मिनट हो जाने के बाद जब हाइड्रोलाइजेशन शुरू हो गई थी, तो वो क्या करते हैं, उसी कॉनिकल फ्लास्क में से एक और 2 cm³ का पोर्शन डालते हैं और उसको A में डालते हैं और उसकी फर्दर टाइट्रेशन कर देते हैं, ये देखने के लिए कि भाई आपका कॉन्सेंट्रेशन HCl की, ठीक है। एंड सो एंड सो फॉर्थ, दे कीप डूइंग दिस, दे कीप रिपीटिंग दिस प्रोसीजर, मतलब हर 10 मिनट बाद अब वो क्या कर रहे हैं, 2 cm³ निकालते हैं, उसकी टाइट्रेशन करते हैं, 2 cm³ उसकी टाइट्रेशन, 2 cm³ उसकी टाइट्रेशन, ये कर रहे हैं बेसिकली, दैट्स व्हाट दे आर डूइंग। State which step is used to determine the concentration of H+ ions from the catalyst in the mixture। अच्छा, तो अब हमें क्या करना है, ये पूछ रहे हैं, state which step is used to determine the concentration of H+ ions from the catalyst in the mixture. So I believe this was the step, right?
अब हमें पता है ऑलरेडी दैट दैट इट इज सपोज टू बी 0.250 मोल पर डेमटू, बट फिर भी एहतियातन हमने मजीद फिर दोबारा से चेक मार लिया, हमने बोला सिर्फ चेक करने के लिए, तो यही वो चेक करने के लिए, उसके बाद तो फिर मिथाइल मेथाइनोएट अब यूज करना करना शुरू कर देगा रिएक्शन. सो इट्स गोइंग टू बी स्टेप्स. Then the ice water in conical flask A is used to significantly reduce the rate of reaction. So there's two reasons why the rate of reaction significantly reduced when the reaction mixture is transferred to conical flask. अब conical flask A क्या है? Conical flask A में हमारे पास it is the ठंडा वाला flask, ठीक है. तो वो बोल रहे हैं भाई हम क्या करते हैं, हम A में इसलिए डाल रहे हैं ताकि हम significantly reduce कर सकें rate of reaction को. They're asking you why is putting it in conical flask A reducing the rate of reaction significantly. So one reason is obviously temperature is too low. या ये लिख लेते हैं कि temperature of conical flask A is low and so the molecules don't have enough energy to collide and react. एक तो ये हो गया कि भाई एक तो टेम्परेचर काफी लो है इसका, दैट्स वाई रेट ऑफ रिएक्शन बहुत गिर जाता है. और क्या रीजन हो सकता है वाई पुटिंग इट इन कॉनिकल फ्लास्क ए इज रिड्यूसिंग द रेट ऑफ रिएक्शन वे मोर, कॉन्सेंट्रेशन डिक्रीज. वेरी गुड. सो भाई कॉनिकल फ्लास्क बी में तो पड़ा ही HCl है. इन कॉनिकल फ्लास्क बी व्हाट्स देयर, कॉनिकल फ्लास्क बी में पड़ा ही HCl है, HCl ही HCl है, ठीक है, जो कैटलाइज कर रहा है आपके रिएक्शन को, राइट. व्हेन यू गोइंग टू पुट इट इन कॉनिकल फ्लास्क ए, नाउ दैट कैटलिस्ट हैज बीन डाइल्यूटेड. वो कैटलिस्ट अपने उसमें concentrated है, the catalyst, the constant catalyst has been reduced when you put it in there, right. So we're going to say the concentration of catalyst is reduced dramatically. क्योंकि कॉनिकल फ्लास्क बी में तो सिर्फ HCl ही था, कॉनिकल फ्लास्क ए में अगर तुम 2cm³ का पोर्शन डाल रहे हो HCl का, तो वो नेग्लिजिबल है, उसमें कुछ खासी उसकी कॉन्सेंट्रेशन, तो वो मोस्ट प्रोबब्ली कैटालिसिस भी कंप्लीटली स्टॉप हो जाएगी, ठीक. अच्छा, नेक्स्ट थिंग, table 2.1 show the reading taken by the student. The titration steps 4 to 7, volume of NaOH needed to क्या, the titration in step 4 to 7 show the volume of NaOH needed to neutralize both H plus ions on the catalyst HCl and from HCOH produced in the reaction, ठीक. Volume of NaOH needed in centimeter cube to neutralize H plus from catalyst. Volume of NaOH in centimeter cube used to neutralize H plus from HCOH at time t equals to Vt. अच्छा, total volume of NaOH needed to utilize and okay, the student forgot to take reading 5. Complete table 2.1. अब forgot to take reading 5 तो मैं अपनी मर्जी से करूंगा, खैर जो भी. अच्छा, Vt क्या है, वॉल्यूम ऑफ NaOH needed in centimeter cube to neutralize H plus from catalyst, ठीक है. यानी अगर हमें सिर्फ कैटलिस्ट को न्यूट्रलाइज करना है तो 11.40 हमको NaOH चाहिए, ठीक है. दिस इज ऑलवेज, मतलब हमें ये हमेशा चाहिए होगा 11.40, हमें हमेशा चाहिए होगा. क्यों, 2cm³ में जब हम लेंगे तो कैटलिस्ट साथ साथ आएगा उसका, ठीक है. Then volume of NaOH in centimeter cube used to neutralize H plus from the HCOH at time t equals to Vt. क्या बकवास है, वॉल्यूम ऑफ NaOH in centimeter cube used to neutralize H plus aqueous from HCOH at 60 minutes equals to V infinity. सही है. अच्छा, पहले तो ये करते हैं, ठीक है. वॉल्यूम ऑफ NaOH in cm³ used to neutralize H plus from HCOH. अच्छा, जब आप जो है, जब आप सॉल्यूशन कॉनिकल फ्लास्क ए में से, कॉनिकल फ्लास्क बी में से एक पोर्शन लेते हो और कॉनिकल फ्लास्क ए में डालते हो, ठीक है, तो उसमें HCl का भी H प्लस आता है और HCOH का भी H प्लस आता है. हमें यह पता है कि भाई HCl का जो H प्लस आएगा उसमें से मुझे 11.40 का cm³ का पोर्शन चाहिए, ठीक है. यस, आई विल अपलोड दिस ऑन GCR बहुत ही जल्दी.
तो 11.40 चाहिए कैटलिस्ट HCl के उसको हटाने के लिए, यानी इसका मतलब है इसके ऊपर जो आपको चाहिए वो सारा का सारा HCOH को न्यूट्रलाइज करने में जा रहा है, राइट। दैट VT वॉल्यूम इज बेसिकली जो इसके ऊपर है 11.40 से ऊपर जो वैल्यू आ रही है, दैट इज नीडेड टू न्यूट्रलाइज HCOH के H+, राइट। सो इफ आई वांट टू वर्क आउट द VT वाली कॉलम, मुझे क्या करना है, मुझे सिंपली 12.60 में से ये वैल्यू सब्ट्रैक्ट करनी है, क्योंकि ये वैल्यू कैटलिस्ट के लिए जा रही है, बाकी बचने वाला ऑब्वियसली किस में जा रहा है, ऑब्वियसली फिर वो हमारे HCOH को न्यूट्रलाइज करने में जा रहा होगा। सो 12.60 माइनस 11.40, सो वी गेट 1.20, देन 17.70 माइनस 11.40, एक थोड़ा ऊपर लगते हैं इसको, तो ये आ जाएगा अच्छा ये हाँ 6.30 हो गया, then 19.90 minus 11.40, that is 8.50, then 22.10 minus 11.40, this is 10.70, और ये क्या आ रहा है 24.90 minus 11.40, this is 13.50, और 25.90 minus 11.40, ठीक है 14.50। ये कॉलम क्लियर है सबको, VT वाली, इस VT वाली कॉलम क्लियर कि बस 11.4 इन सब में कांस्टेंट है, कैटलिस्ट को न्यूट्रलाइज करने के लिए चाहिए, उसके ऊपर जो भी वैल्यू बच रही है फिर वो HCOH को न्यूट्रलाइज कर रही है, राइट। इज दिस क्लियर VT? ठीक है। अच्छा, अब हमें अगर VT क्लियर है, अब वो क्या बोल रहे हैं कि वॉल्यूम ऑफ NaOH इन cm³ used to generate H+ from HCOH at 60 minutes is V infinity, यानी बेसिकली दिस वैल्यू इज V infinity। समझ रहे बात को, ये V infinity है। Are you getting this? Volume of NaOH in centimeter cube used to generate H+ from HCOH at 60 minutes, 60 मिनट्स पे जो हमारे पास VT की वैल्यू आ रही है, बेसिकली उसको कह रहे हैं कि वो V infinity है। तो जो आपसे बोल रहे हैं V infinity माइनस VT कर दो, तो बेसिकली मुझे 14.50 माइनस 1.20 करना है। So this comes out to be 13.30. Then 14.50 minus 6.30. That comes out to be 8.20. Then 14.50 minus 8.50. That comes out to be 6.00. Then 14.50 minus 10.70. That comes out to be 3.80. 14.50 minus 13.50, ये आ गया 1.00, और ये आ जाएगा 0.00। ठीक है, तो ये हमने टेबल फिल कर लिया। आई होप ये वाला ये क्लियर हो कि V infinity उन्होंने बोला हुआ है 16 मिनट्स में, तो बस ये वाली वैल्यू हमारे से, फिर हमने सब्ट्रैक्ट करना सब वैल्यू। देन आइडेंटिफाई द इंडिपेंडेंट वेरिएबल। ओके, व्हाट इज द इंडिपेंडेंट वेरिएबल इन दिस केस? जी, जब एडिशन सब्ट्रैक्शन करोगे, सिर्फ जब तुम्हारी वर्किंग में सिर्फ और सिर्फ ये है कि तुम्हें सिर्फ और सिर्फ एडिशन सब्ट्रैक्शन करनी है मेरा बच्चा, तब तुम्हारी जो यूनिट्स, जो तुम्हारी जो लोएस्ट डेसिमल प्लेस है ना, वो कंजर्व्ड रहेगी। जैसे इसमें भी देखो सेकंड डेसिमल प्लेस, इसमें भी देखो सेकंड डेसिमल, इसमें सारे आंसर सेकंड डेसिमल प्लेस, यहाँ पे भी सेकंड डेसिमल प्लेस। ठीक है, व्हाट डू यू थिंक इज द इंडिपेंडेंट वेरिएबल? वॉल्यूम ऑफ NaOH, वॉल्यूम ऑफ NaOH होगा कि टाइम होगा इंडिपेंडेंट वेरिएबल? देखो, वॉल्यूम ऑफ NaOH इंडिपेंडेंट नहीं हो सकता। वॉल्यूम ऑफ NaOH is going to be the dependent variable in if anything, right? देख रहे हो, टाइम के हवाले से ये वैरी कर रहा है, ये तो टाइम को वैरी नहीं करवा सकता ना। दिस थिंग कैन नॉट वैरी विद रिस्पेक्ट टू दिस, बट दिस थिंग इज वैरिंग विद रिस्पेक्ट। जैसे जैसे टाइम गुजरता है वैसे वैसे रिएक्शन प्रोग्रेस करता है, और फिर जो जो आपको वॉल्यूम ऑफ NaOH चाहिए, जो भी चाहिए है, वो उसके हिसाब से आपके पास ये आए जा रहा है, राइट। सो मेरे हिसाब से द इंडिपेंडेंट वेरिएबल, हाँ वॉल्यूम तो हम डाल रहे हैं, नहीं वॉल्यूम तुम नहीं डाल रहे, वॉल्यूम ऑफ NaOH चाहिए, वो वॉल्यूम ऑफ NaOH है जिसकी वजह से तुम न्यूट्रलाइज कर रही हो, जिसकी वजह से तुम एक टाइट्रेशन करके डिटरमिन कर रही हो कि उसके कॉन्सेंट्रेशन क्या आ रही है, राइट। दिस वॉल्यूम ऑफ NaOH इज व्हाट यू टाइट्रेटिंग इट विद। ठीक है, ये तुम हर दफा जब भी तुम 2 cm³ का पोर्शन निकालते हो, उसकी टाइट्रेशन करके तुम ये वर्कआउट करते हो, तुम्हारे पास ये क्या थी है टाइट्रेशन की वॉल्यूम। यू वर्क दैट आउट कि NaOH की कितनी मुझे जरूरत है कि टाइट्रेशन। यानी बेसिकली अगर हम इस बात को समझें तो
अच्छा ठीक है, तो इसमें टाइम ही है हमारा इंडिपेंडेंट वेरिएबल। बेसिकली NaOH तो कैसे आ रहा है, जब टाइट्रेशन करते हो तो वो एक वॉल्यूम दे देते हैं NaOH की, भाई तुम्हें NaOH की इतनी वॉल्यूम रिक्वायर्ड थी फॉर कंप्लीट टाइट्रेशन। तो ये तुम बार बार करके निकाल लो ना इस वैल्यू को, ये तो किसी वजह से वैरी कर रही है, दिस इज वैरिंग कंटिन्यूअली बिकॉज ऑफ समथिंग। और वो समथिंग क्या है कि भाई जब तुम्हारा रिएक्शन यहाँ पे पीछे हो रहा है, उसमें से तुम कुछ उठा के यहाँ पे डाल दो, तो फिर वो जितना भी टाइम गुजरा तुम्हारे पास, तो तुम देखते हो कि यार उस टाइम के हिसाब से तुम्हारे पास क्या वैल्यू आ रही है, क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। सो बेसिकली इंडिपेंडेंट वेरिएबल, वालेकुम अस्सलाम अलमा, इज टाइम। इंडिपेंडेंट वेरिएबल टाइम है, टाइम को कोई चीज वेरी नहीं करवा रही, टाइम तो अपने हिसाब से चल रहा है चल रहा है चल रहा है चल रहा है। तुम हर टाइम इंटरवल पे क्या कर रहे हो, तुम सोल्यूशन का पोर्शन लेते हो और उसकी टाइट्रेशन करते हो। सो बेसिकली दिस इज द डिपेंडेंट एंड दैट इज द इंडिपेंडेंट। ठीक है, अच्छा अब ये डिपेंडेंट है, इससे मजीद हमने कुछ ना कुछ वर्किंग करके अब फर्दर कौन निकाली हुई चीजें। अब हो सकता है कि हम इसको डिपेंडेंट ना लें, हम इसको डिपेंडेंट ले लें, या हम इसको डिपेंडेंट ले लें, वट एवर इज द केस, लेकिन इंडिपेंडेंट वही है, टाइम। टाइम के हवाले से हमारी ये सारी चीजें वेरी कर रही हैं, ये अपने हिसाब से चल रहा है, इसको वेरी करने वाली कोई और चीज नहीं है। ठीक है, सो द इंडिपेंडेंट वेरिएबल इज टाइम। फिर क्या बोल रहे हैं, आइडेंटिफाई वन वेरिएबल दैट नीड्स टू बी कंट्रोल्ड अपार्ट फ्रॉम कॉन्सेंट्रेशन वॉल्यूम्स ऑफ सॉल्यूशंस। इंडिपेंडेंट वो होता है जो बेसिकली जिसकी वजह से दूसरी चीज चेंज कर रही है। ठीक है, इंडिपेंडेंट को जब भी देखोगे, इंडिपेंडेंट वो चीज है जिसकी वजह से दूसरी चीज चेंज कर रही है, और उसको चेंज करने वाली कोई चीज नहीं है। समझ रहे हो, टाइम को चेंज करने वाले इन तीनों में से कोई भी फैक्टर नहीं है, लेकिन हाँ टाइम जैसे जैसे चेंज हो रहा है तो ये तीनों फैक्टर चेंज करते हैं, दीज ऑल आर चेंजिंग। सो द वन दैट डज नॉट चेंज और डज नॉट डिपेंड ऑन अदर थिंग्स वो इंडिपेंडेंट, और जो डिपेंडेंट होगा वो डिपेंड करता है इंडिपेंडेंट पे। इंडिपेंडेंट इज द कॉज, यस, इंडिपेंडेंट इज द कॉज, डिपेंडेंट इज द इफेक्ट, बिल्कुल ऐसे ही समझना है। आइडेंटिफाई वन वेरिएबल दैट नीड्स टू बी कंट्रोल्ड। अच्छा अब इसमें कंट्रोल क्या करना चाहिए हमको, मे बी यू कैन से वी शुड टेम्परेचर, हमारा टेम्परेचर कांस्टेंट रहे। ठीक है, सो लेट्स राइट दिस डाउन। जी मुतहर, दूसरा ये भी एक बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट कंट्रोल है कि भाई जब आप 2 CM³ निकाल रहे हो तो 2 CM³ भी निकले हर दफा, ये भी कंट्रोल करना है आपने, इससे ज्यादा कम ज्यादा होगा तो फिर ऑब्वियसली मसले मसाइल आएंगे, सो मेक श्योर यू डोंट डू दैट। ठीक है, लेकिन मेरे ख्याल से उन्होंने बोला हुआ है वॉल्यूम और उसके अलावा लिखो तो फिर इंडिपेंडेंट वेरिएबल इज द वन दैट इज वैलिड। ठीक है, देखो independent does not depend on anything। इसका मेन पॉइंटर ये है कि ये किसी चीज पे डिपेंड नहीं करता, और सेकेंड पॉइंटर क्या है कि वैरियंग दिस causes a change in independent variable। समझ रहे हो, ओ सॉरी इंडिपेंडेंट कह रहा हूं, डिपेंडेंट वेरिएबल, कि इसको हम वैरी करते हैं मुतहर, वी डू वैरिएट, लेकिन जरूरी नहीं हर दफा तुम ही वैरी करो। जैसे टाइम है, तो टाइम तो यूनिवर्सल एक चीज चलती रहती है, तुम टाइम के हवाले से देख रहे हो, तुम नहीं वैरी कर रहे इस टाइम को, लेकिन इसका मतलब ये नहीं तुम इसको इंडिपेंडेंट ले नहीं सकते। ये वो है वेरिएबल जो किसी चीज पे डिपेंड नहीं करता। टाइम इन सब इस पूरी एक्सपेरिमेंट में किसी चीज के ऊपर भी टाइम डिपेंड नहीं कर रहा, टाइम अपना अपना चल रहा है, टाइम अपना मजे से चल रहा है। हाँ, लेकिन ये जो बाकी सारी चीजें हैं, ये डिफरेंट डिफरेंट वैल्यूज दे रही है जब हम इनको डिफरेंट डिफरेंट टाइम्स में देखते हैं, राइट। और वो क्यों दे रही है, बिकॉज रिएक्शन प्रोग्रेस कर रहा है एंड सो ऑन, सारी बकवास हो रही है। सो डिपेंड इंडिपेंडेंट इज द वन दैट डज नॉट चेंज इट्स, दैट डज नॉट डिपेंड ऑन एनीथिंग। अगर मैं इसको वैरी करूं तो इसकी वजह से टाइम कभी वैरी नहीं करेगा। इफ आई वैरी दिस, मतलब मैं जबरदस्ती वॉल्यूम ऑफ एनर्जी ऊपर कम या ज्यादा करूं, तो उसकी वजह से टाइम में कोई डायरेक्ट वेरिएशन प्रोड्यूस नहीं होगी, टाइम अपना हिसाब से चल रहा है, टाइम को कोई फर्क नहीं पड़ा, टाइम को इससे फर्क नहीं पड़ेगा, इससे फर्क नहीं, इससे फर्क नहीं। हाँ, लेकिन अगर फॉर एग्जाम्पल 1 मिनट पे देखते हैं तो कुछ और आ रही है, हम 30 मिनट्स पे देखते हैं तो कुछ और आ रही है। सो टाइम इज वेरिंग एवरीथिंग एंड नथिंग इज वेरिंग टाइम। जस्ट लाइक आर राइटिंग स्पीड डिपेंडेंट ऑन टाइम इन एग्जामिनेशन, बिल्कुल ऐसे, स्पीड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टाइम व्हेन यू आर राइटिंग। ठीक है, टाइम यूनिवर्सल अपने हिसाब से चलता है, उसको कुछ कंट्रोल नहीं कर सकता। और हाँ, हमारा रिएक्शन प्रोग्रेस कर रहा है तो हम रिएक्शन को देख रहे हैं कि वो कैसे प्रोग्रेस कर रहा है विद रिस्पेक्ट टू टाइम। ठीक है मुतहर,
Reading 2 should have been taken at 10 minutes and not at 13 minutes. State whether this result should have been included or not. Explain your answer. तो भाई इसने 10 मिनट्स में लेना था, बात तो ये हुई थी, इस गधे ने 13 मिनट्स में ले लिया। अब क्या करें इसका? नो शुड नॉट बी इंक्लूडेड, अनॉमलस है। मरियम सेज अनॉमलस है ये, दिस विल गिव अस अ रॉन्ग वैल्यू। सही बात करनी है मरियम, पक्की बात है, अनॉमलस वैल्यू होगी ये। मेरे ख्याल से कोई ज्यादा भंड नहीं मारा इस बच्चे ने। अगर मैं इस क्वेश्चन को जरा सोचूं ना लॉजिकली, ठीक है, देखो अनॉमली कब आती है, इस बात को रियलाइज करो। अनॉमली इस बात पे आती है, अब हम सपोज करते हैं फॉर एग्जाम्पल राइट नाउ लेट सपोज दिस लाइन इज समथिंग लाइक दिस, लेट्स जस्ट सपोज अभी फिलहाल, ठीक है। अच्छा अब पॉइंट्स कौन कौन से होने थे, इसको पॉइंट्स मेजर करने थे ये वाले, ठीक है, इसको ये वाले पॉइंट्स मेजर करने थे जो उसने किए। हाँ एक भंड हो गया कि रिएक्शन 2 को जब मेजर कर रहा था तो गलती से इसने ये वाला पॉइंट मेजर करने के बजाय उसने गलती से ये वाला पॉइंट मेजर कर लिया। लेकिन देखो कुछ फर्क तो नहीं पड़ेगा ना उससे, वो तो अभी भी लाइन पे ही आएगा। Isn't it so? Time is the independent one and everything else depends on this. तो अगर 10 मिनट वाला मार्क निकल गया कोई मसले की बात नहीं है, 13 मिनट वाले जो ज्यादा से ज्यादा जल्दी खत्म ले सकते हो, उससे इसको फायदा क्या होगा, ये पॉइंट अभी भी लाइन पे आएगा। अनोमिलस कब होता है ये? अनोमिलस ये तब होता जब ये गधा ये कहता कि 13 मिनट का मेरा टाइम है और उस पर लिख देता 10 मिनट वाली वैल्यू। यानी अगर ये गलती ये करता कि नॉट अनोमिलस, यहां पे लिख देते पहले अनोमिलस, दिस इज नॉट अनोमिलस, ये लाइन पे ही पड़ेगा। टाइम के साथ वैरी कर रहा है, टाइम बढ़ता तो दूसरी वैल्यू बढ़ रही है साथ साथ, ठीक है। तो अगर 10 मिनट वाला मांगे 13 पे निकाल लो, 13 पे वो प्रोपोर्शनली ही आएगी चीज, वो लाइन से बाहर नहीं होगा पॉइंट। हाँ लेकिन 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 एन अनोमिलस पॉइंट might be recorded when, अब इसकी दो सूरतें होती हैं और सिर्फ ये दो सूरतें होती हैं। क्या होती हैं? एक सूरत ये होती है कि भाई जो x की वैल्यू ये ले रहा था उसमें इसने गलत y की वैल्यू डाल दी, ठीक है, रॉन्ग वैल्यू ऑफ y फॉर करस्पॉन्डिंग x। यानी फॉर एग्जाम्पल अगर ये क्या करता, ये अनोमली कब आती? अनोमली ये तब आती अगर फॉर एग्जांपल इसने टेबल बनाया था पहले से और इसने इसको 10 पे लिख दिया था, ही हैड ऑलरेडी पॉपुलेटेड टेबल और यहाँ पे 10 लिखा हुआ था, और ये रीडिंग असल में किस टाइम की होती है? अगर ये 13 मिनट वाले टाइम की होती तो अनोमली कहलाती है, क्योंकि ये 10 वाली वाली तो रीडिंग ही नहीं है, उस वजह से एरर आता। लेकिन अभी इसने कोई एरर नहीं किया, इसने लिखा भी 13 है और रिकॉर्ड भी 13 वाली ही करी। अनोमली कब आती? जब ये इसको 10 लिखता और भूल जाता और 17.70 वाली लिख देता 13 मिनट वाली, उससे फिर वो लाइन पे पॉइंट नहीं आता, क्योंकि ये तुम्हारी एक्सपेरिमेंट को रिप्रेजेंट करने वाला पॉइंट नहीं है। समझ रहे हो इस बात को? एंड सिमिलरली वाइस वर्सा भी होता कि अब उसने क्या किया, उसने ये वाली वैल्यू रीड करी 10 मिनट्स की, लेकिन ये वाली वैल्यू आई 10 मिनट्स में, उसने गलती से यहाँ पे लिख दिया 13 मिनट्स। तो अनॉमली आती है दो वजहों से। एक वजह ये होती है कि भाई एक्स की वैल्यू थी उसके करस्पॉन्डिंग इसने वाई वैल्यू नहीं ली, और जो y की वैल्यू थी इसकी करस्पॉन्डिंग उसने x वैल्यू नहीं ली। एक इसकी वजह से आती है बस अनोमली। दीज आर द टू फैक्टर्स ओनली, ठीक है। सो रॉन्ग वैल्यू ऑफ y फॉर करस्पॉन्डिंग x, एंड नंबर 2 रॉन्ग वैल्यू ऑफ x फॉर करस्पॉन्डिंग y। बट if you forget and if you do it a bit later, but still make sure कि भाई मैंने जो गलती से मैं भूल गया, लेकिन मैं फिर उस पर करस्पॉन्डिंग अपनी x वैल्यू और y वैल्यू बिल्कुल सही लिख रहा हूं, अगर मैंने टेबल को अपडेट कर दिया तो मेरे ग्राफ में कोई अनोमली नहीं आएगी। अनोमली कब आएगी? जब इसने गलत x की वैल्यू पे गलत y की वैल्यू लिख दी, या गलत y की वैल्यू पे गलत x की वैल्यू। ये x और y की वैल्यूज वैलिड है, इनमें कोई खराबी नहीं है, दीज आर परफेक्टली ओके। ये इसकी एक्सपेरिमेंट की गिवन वैल्यूज है। समझ रहे हो इस बात को? ये बात समझ में आई सबको? सही है जी। ओके सो लेट्स राइट दिस डाउन दैट it is okay to use this value as it follows the trend
and is not anomalous. सर प्योर टाइम की वैल्यू यूनिफॉर्मली खराब हो रही, यस, सिर्फ यूनिफॉर्मिटी खराब हो रही है, मतलब पॉइंट्स इक्वल इक्वल गैप नहीं होगा, एक पॉइंट जो है वो ज्यादा, एक पॉइंट ज्यादा करीब होगा, दूसरे पॉइंट से काफी ज्यादा दूर जाएगा। जैसे एक ग्रीन है, अभी सबसे इक्वली दूर नहीं आया है, कहीं थोड़ा, कोई मसले की बात नहीं है, लाइन बनानी चाहिए, लाइन तो हम खींच लेंगे उसमें, दैट्स इट, कोई इतना मसले की बात नहीं है हमारे, ठीक है। सिर्फ पॉइंट्स की यूनिफॉर्मिटी जैसे तुमने बात बोली बिल्कुल वैसी एग्जैक्टली उसका ही। अच्छा, फिर तुम लोग इसका ग्राफ बना लोगे, ठीक है, ग्राफ बनाने के बाद रीडिंग 5 वाज नॉट टेकन, यूज द ग्राफ टू प्रेडिक्ट द वैल्यू ऑफ दिस, प्रेडिक्ट कर लोगे, मेरे ख्याल से बहुत आसान है, इसमें मुझे कुछ और समझाने की जरूरत नहीं है। इट इज नॉट पॉसिबल टू रिपीट द एक्सपेरिमेंट, स्टेट वेदर द डेटा फ्रॉम द एक्सपेरिमेंट इज रिलायबल, जस्टिफाई योर आंसर। तो भाई दे आर आस्किंग यू, इस हम इस एक्सपेरिमेंट को रिपीट नहीं कर सकते, दे आर आस्किंग यू इज इट रिलायबल, is the data from this experiment going to be reliable in that case, justify your answer, ठीक है। अब इसके पीछे हम दो चीजें सोच सकते हैं, एक तो ये आप बोलोगे भाई तुम रिपीट नहीं कर सकते एक्सपेरिमेंट को, तो देयर इज नो वे दैट यू कैन सी इफ इट्स रिलायबल और नॉट, हो सकता है तुमने कुछ गलत कर दिया हो पूरी एक्सपेरिमेंट है, ठीक है। सो एक तो आप ये लिख दोगे कि एक आंसर क्या हो सकता है, एक आंसर इसमें हो सकता है कि नॉट रिलायबल बिकॉज एक्सपेरिमेंट इज नॉट रिपीटेबल, खत्म कहानी, रिपीट ही नहीं कर सकता एक्सपेरिमेंट को। अच्छा, एक दूसरा तरीका क्या हो सकता है, अगर तो आपने लाइन ऑफ बेशफिट बनाई, ठीक है, और आपकी लाइन ऑफ बेशफिट जो है वो सारे पॉइंट्स जो है वो फॉर एग्जांपल सारे के सारे ही माशाल्लाह से लाइन पे पड़ रहे हैं, या फिर बहुत करीब पड़ रहे हैं लाइन से, ठीक है, जैसे अब ये वाला पॉइंट है, या तो बिल्कुल लाइन पे पड़ रहे हैं सारे, या करीब करीब है भी, अगर दूर है भी तो हल्के से दूर है बस, जैसे ये हल्का सा नीचे आ गया इधर, बिल्कुल हल्का सा, और ये वाला हल्का सा ऊपर चला गया, बिल्कुल हल्का सा, कुछ खासा फर्क नहीं है। तो फिर आप या ये भी लिख सकते हो, इसमें ये भी वैलिड होगा कि यस रिजल्ट्स आर रिलायबल बिकॉज लाइन या ऑल पॉइंट्स आर वेरी क्लोज टू द स्ट्रेट लाइन ऑफ बेस्ट, जो भी है स्ट्रेट लाइन ऑफ बेस्ट है, कर्व ऑफ बेस्ट है, जो भी इसने बोला है इसमें, ड्रॉ लाइन ऑफ बेस्ट, जो भी बनेगा इसमें आप वो बना लोगे, और फिर आप उस पर कमेंट कर दोगे कि यार अगर तो करीब करीब है, अगर आपको लगता है कि ये तो सही है यार, करीब करीब है, सारे लाइन के करीब करीब आ रहे हैं, तो आप लिख दोगे यार ठीक है रिलायबल है, इट्स ओके, कोई मसली बात, रिपीट करने की जरूरत नहीं। हाँ, लेकिन अगर मसला क्या है कि दूर दूर आ रहे हैं, तो फिर आप ये लिखोगे यार रिलायबल नहीं है, ठीक है, या फिर आप ये लिख दो कि भाई क्योंकि तुम एक्सपेरिमेंट रिपीट ही नहीं कर सकते इन द फर्स्ट प्लेस, यू कैन नॉट रिपीट द एक्सपेरिमेंट अगेन, therefore they will conclude that since the experiment is not repeatable, that means that this is not going to be taken as a reliable experiment, ठीक है। So this is March 24 क्वेश्चन पेपर 52, सही है। अब मैं इसकी रिकॉर्डिंग जो है वो जल्द जल्द डाल दूंगा आपकी इंशाल्लाह। सर व्हाट टू एग्जैक्ट वर्ड्स टू राइट फॉर पार्ट 4, 4 क्या है, ये लो, ये लिखा है, ऐसे ही लिख दो, मनाल, यू कैन राइट इट लाइक दिस ही। सर मीन का लिख सकते हैं कि वी नॉट कैलकुलेटेड नो, नहीं मरियम, मीन बेसिकली देखो, मीन किस लिहाज से, देखो तुम पूरा ग्राफ प्लॉट कर रहे हो, यू आर प्लॉटिंग द ग्राफ एंड एवरीथिंग, तो मीन उस लिहाज से फिर रॉन्ग, मतलब मीन कोई एक मीन नहीं होगा ना, तो फिर बहुत सारे हर पॉइंट का अलग अलग मीन आएगा, तो वो थोड़ा सा वो आउट हो जाएगा, बस ये लिख दो कि अगर तो पॉइंट क्लोज है, सिर्फ इसको याद, ये याद रख लो, पॉइंट्स अगर क्लोज है तो भाई लिख दो रिलायबल, नहीं है क्लोज तो लिख दो नॉन रिलायबल, खत्म।